बात आती है मिसकंसेप्शंस। क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। इस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में। अब कई बार हम स्टैंडर्ड पार्ट तो बहुत चीज समझ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उसमें मिसकंसेप्शंस होते हैं और उसके कारण हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मिसकंसेप्शन में पहला नोट है जो कि कहता है बेटा, between any two numbers there exist infinitely many real numbers। ये सबको पता भी होगा, बट मैं फिर से लिख रहा हूं। between any two real numbers there exist infinitely many real numbers। infinitely many real numbers मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट है 2 और एक पॉइंट है 1, इन दोनों के बीच का मैंने एक इंटरवल ले लिया। तो 1 से 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? आप बोलोगे सर इन्फिनिट एलिमेंट्स है कि नहीं। 1.1 भी है, 1.01 भी है, एंड सो इन सब की बात करें तो कितने नंबर से इन्फिनिट रियल नंबर है। मैंने 1.1 या 1.01 जो नंबर्स बताया आपको, ये सारे रैशनल है, इनके अलावा इरेशनल्स भी है। तो जो मैंने इन्फिनिटली मैंने रियल नंबर्स बोले, ये कैसे है? रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल्स भी हो सकते हैं। राइट, तो कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स, इधर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स? इन्फिनिट रियल नंबर्स। अब आती है अगली बात, दैट इज नोट नंबर 2। बहुत इंटरेस्टिंग नोट और इंपॉर्टेंट नोट है। ये क्या कहता है? ये बोलता है ए नंबर which is just greater than or just less than। ठीक है, एक नंबर जो कि जस्ट ग्रेटर देन है और जस्ट लेस देन है बाय ए रियल नंबर अल्फा। कोई भी एक रियल नंबर उठाया, अल्फा की जगह पे आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। मैंने सपोज 2 ले ली, तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर और 2 से जस्ट छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ये मत बोल देना सर 2.1 भी तो हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है, 2.00001 भी हो सकता है। ऐसे इन्फिनिटली मेनी चॉइसेस है। सो we can't find a number which is just greater than by or just less than by a real number alpha or a given number alpha, right? It does not exist। बहुत शानदार नोट। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास दो सेट्स है, एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा है रियल लाइन पे, तो अल्फा के बाद क्या आएगा मुझे नहीं पता, अल्फा से पहले क्या आएगा मुझे नहीं पता, अल्फा के कुछ देर बाद क्या आएगा वो तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन जस्ट बड़ा अल्फा से नहीं पता, जस्ट छोटा अल्फा से नहीं पता। तो अगर मैं दो सेट्स लेता हूँ, पहला सेट है S इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 3 to 8। तो अगर कोई बोलता है इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 8 होगा सर। अगर कोई बोलता है इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूं सेकंड, ओपन इंटरवल 3 to 8, तो इस बात का मतलब क्या है कि आपके इंटरवल में 3 to 8 सारे के सारे रियल नंबर्स except 3 and 8। then what will be the maximum value in this set and what will be the minimum value in this set? What can you say? आप बोलोगे सर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही लीस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ग्रेटेस्ट does not exist।
राइट। ये हमारे पास तरीके हैं, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस केस में एग्जिस्ट नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो सेट लिखा है, दिस सेट इज 3 to 8, तो 3 पे भी ओपन था और 8 पे भी ओपन था। तो 3 से 8 जब अपन मूव कर रहे हैं तो 3 तो है नहीं, तो लीस्ट एलिमेंट होता तो 3 होता, लेकिन 3 है नहीं, तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा नहीं पता, तो लीस्ट एलिमेंट नहीं पता। और 8 मैक्सिमम होता, बट 8 नहीं है अपने पास, 8 पे ओपन इंटरवल, तो 8 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, बोलो सर नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सेट के लिए एग्जिस्ट नहीं। पक्की बात, ठीक है। अब ये कहानी होने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन की तरफ, दैट इज नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में हम ये बोल रहे हैं इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, ठीक है, दे आर नॉट अ नंबर। ये नंबर नहीं है, ये तो ऐसी चीजें है ना जब हमारी सोच से बाहर चले गई, तो हमने उन्हें किससे डिनोट कर दिया, इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि सर 1/0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई बोलता है 1/0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे इन्फिनिटी? नहीं, बोलोगे दिस इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। आपको पता है हम बार बार लिखते हैं डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, जीरो कैसे लिख सकते हो, है ना। सो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अगली बात आती है, अगर मैंने लिख लिया 1/infinity, भाई इन्फिनिटी भी नीचे लिख ही नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी तो नंबर ही नहीं है, तो ये 1/infinity इज इक्वल टू जीरो नहीं होता। दिस वैल्यू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये दो बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के पास। आप जीरो डिनोमिनेटर कभी नहीं लिख सकते, और इन्फिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं तो उसे तो लिख ही नहीं सकते। ये तो हम सिर्फ नोटेशन देते हैं, राइट। और नोटेशन कभी भी नंबर की जगह नहीं लिखा जा सकता। दैट इज नोट नंबर 3। अब आते हैं नोट नंबर 4 पे, दिस इज फॉर सिंबल्स। सिंबल्स क्या यूज करते हैं, जैसे दिस इज फॉर सिंबल्स, ये सिंबल्स मैं आगे यूज करता रहूंगा जब चैप्टर्स में आगे बढ़ूंगा, तो समझते चलो। दिस इज फॉर ऑल, और यू में से फॉर ईच। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए होता है। तो अगर मैं कभी इस नोटेशन को यूज कैसे कर रहा हूं, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इन आर, उन सारे एक्स के लिए जो कि सेट आर को बिलोंग करते हैं या उसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये नोटेशन दिया जा सकता है। फॉर ऑल का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब अगली कहानी आती है, दिस इज फॉर देयर एक्सिस्ट, ये नोटेशन है देयर एक्सिस्ट, ठीक है। तो एक तो फॉर्मेट ये हो गया। अब अगली चीज आती है नोटेशन में, दिस इज फॉर इम्प्लाई, इसे यूज करते हैं इम्प्लाई के। नेक्स्ट नोटेशन आता है, दिस इज फॉर बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू और ए मेंबर ऑफ। And this is for not belongs to. Like if we have a set S which has these members 1, 2, 3, 4, then we can say that 1 is belongs to set S because 1 is a member of this set. But this 5 is not belongs to this set because 5 is not a member of this set. Right? So these are very basic examples for them. अगली बात आती है, दिस इज फॉर नॉट इम्प्लाई। नॉट इम्प्लाई इसका मतलब है नॉट इम्प्लाई। कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे चीजें क्लियर हो। आई टेक सम स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही होंगे।
statements in example, statements. तो स्टेटमेंट नंबर 1 है अपने पास में, दिस इज x इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3. नेक्स्ट स्टेटमेंट है x square is equal to 9. This implies that x is not equal to 3. चौथा स्टेटमेंट मेरे पास है, this is x square equal to 9. This is not belongs to, sorry, not imply x is equal to 3. और पांचवा स्टेटमेंट है कि अगर sin x is equal to 1 होता है तो cos x का वैल्यू 0 आएगा. और जो 6th स्टेटमेंट है दैट इज cos x का वैल्यू अगर 0 होता है तो sin x का वैल्यू 1 है. तो हमें सोचना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? तो कैसे करें? तो अपन डिफाइन करते हैं पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से. ये जो पहले 4 स्टेटमेंट्स अगर तुम गौर से देखो तो इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 9 की बात हो रही है. तो पहले स्टेटमेंट में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर x 3 है तो उसका स्क्वायर तो ऑब्वियसली 9 के इक्वल होगा ही होगा. लेकिन अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो क्या ये x इक्वल टू 3 को इंप्लाई करेगा? मैं बोलता हूं नहीं करेगा, बिकॉज x स्क्वायर इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू -3. तो मुझे स्टेटमेंट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है. यहाँ पे x इक्वल टू 3 के अलावा क्या लिखा होना चाहिए था? और x इक्वल टू -3. ये गलत स्टेटमेंट. तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 9 ऐसा तो नहीं है ना कि वो x इक्वल टू 3 नहीं देता. 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है. बट चौथा स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज x स्क्वायर इक्वल टू 9 doesn't imply x equal to 3. It implies either x equal to 3 or x equal to -3. So these first and fourth statement are true. These two middle statements are wrong. Right? Now this statement is true. Fifth. Why? Because we know that is sin square x plus cos square x, this is equal to 1. And when I put that sin x is equal to 1, so this is 1 plus cos square x, that is equal to 1. And this 1 and 1, they are eliminated. So we get cos x is equal to 0. So that statement is true. ठीक है, ये imply करता है ऐसे. लेकिन अगर मैं लेता हूं sin square x 6 स्टेटमेंट को, 6 स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर cos x 0 हो जाए, किसी के अंदर रख दिया cos x 0 हो जाए तो मुझे कितना मिल गया? sin square x plus 0, this is equal to 1. इसका मतलब sin x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो +1 होगी या -1 होगी. तो सिर्फ 1 हो जरूरी नहीं है, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है. इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है. बात समझ में आ रही होगी बच्चे? ठीक है. अब नोटेशन में भी और भी बातें आती है. जैसे मैं नोटेशन ले रहा हूं तो कुछ और नोटेशन भी देख लेते हैं. कई बार हम इनमें भी फॉल्ट करते हैं. जैसे ये तो सबको पता है कि that notation defines this is greater than or equal. This notation defines less than or equal or equal, right? Similarly, that notation defines just greater than. Equality hold नहीं होगी. And this implies less than. यहां भी इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी, जैसे लास्ट वाले दो में इक्वालिटी होल्ड होगी, राइट? अब कुछ एग्जांपल्स दे जिससे आप इन्हें सोच पाओ. जैसे अगर सपोज मैं बोलता हूं कि भाई 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सही है? क्या एग्जांपल दिया मैंने बोला कि भाई 4 is greater than or equal to 3. This is true. क्या है इसका मतलब? either greater than or equal. तो obviously greater than by 3 तो satisfy हो ही रहा है.
मैं बोलता हूं 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, आप बोलोगे सही है। लेस देन और इक्वल टू 5 है, लेस देन नहीं है तो क्या हुआ, इक्वली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो स्टेटमेंट फिर से कैसा है, सही है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले दैट 4 इज ग्रेटर देन बाई 3, तो बोलूंगा सही है। मैं बोलूंगा 5 इज लेस देन बाई 5, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, आई थिंक इक्वालिटी कब लगाई जाती है, कब नहीं लगाई जाती है, इस चीज का भी आइडिया थोड़ा बहुत यहां से आपको मिला होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नोट नंबर 5 पे, ये हमारे सिंबल्स थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड। नोट नंबर 5, दिस इज मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे उन्हें मॉड दिखता है, मॉड ऑफ एक्स देन दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं लिखना चाहिए, वो थोड़ा सोचते हैं। मॉड्यूलस हो या एब्सोल्यूट वैल्यू हो, बोथ थिंग्स आर सेम। ठीक है, मॉड का मतलब होता है बेटा दैट इज मॉड ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस एक्स when this x is greater than or equal to 0 and its value is minus x when this x is less than by 0। मतलब जब x नेगेटिव होगा तो ही उसके साथ हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब x पॉजिटिव होगा तो उसके साथ उसको वैसे ही लिख लेंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मॉड? मॉड का मतलब होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ नंबर x फ्रॉम ऑरिजिन। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ नंबर x फ्रॉम ऑरिजिन और फ्रॉम 0। तो जो डिस्टेंस है वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। तो अगर मेरे पास ये नंबर लाइन थी, यहाँ पे एक नंबर 0 है और 0 के बाद वाला कोई भी नंबर उठाओ, सपोज x उठा लिया, या 0 से पहले x की लोकेशन रख दी तो यहाँ पे x आ गया। अगर वो 0 के बाद वाला x है देन ऑब्वियसली वो x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो 0 से पहले वाला x है तो x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन बाय 0 होगा। तो 0 और x के बीच का डिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है, जैसे मुझे 2 और 7 मिला, तो 2 और 7 के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 5 का। तो कैसे निकालते, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। तो वैसे ही मैंने इन दोनों नंबर्स के बीच का डिस्टेंस देखा तो कितना मुझे मिल गया, बोला सर मॉड x है, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x माइनस 0 कितनी वैल्यू मिली मुझे, x मिली। ऐसे ही मैं अगर यहां देखता हूं तो फिर से क्या किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, कितना मिल गया, मॉड ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0 माइनस x, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस x। तो ये माइनस x देख के नेगेटिव मत सोच लेना, इससे x कैसा है, नेगेटिव है, उस नेगेटिव नंबर के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगी वैल्यू, पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बच्चे हम देख रहे हैं, इसी बात को मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख लिया, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मॉड, नॉट दिस, ये गलत, राइट। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सपोज इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ -5, क्या होगा। तो आपने बोला सर ये -5 तो नेगेटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ -5 कितना आ गया, +5। सो दैट इज अवर मॉड्यूलस। समझ में आई बात? ठीक है, अगर हम बोलता हूँ मॉड ऑफ 7, तो 7 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डायरेक्टली वैल्यू उठा लोगे। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो आप x ले लोगे, और अगर x लेस देन बाय 0 होगा तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे नेगेटिव वैल्यू के, राइट। ये बेसिक कंसेप्ट्स हो गए मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मॉड्यूलस के बाद। ठीक है, मॉड्यूलस के बाद जो अगला नोट आता है वो आता है स्क्वायर रूट का। नोट नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, square root of anything, this is always a greater than or equal to c। कुछ भी हो, इस एनीथिंग को आगे से मैं कैपिटल ए से डिनोट करूं, मतलब मेरे कहने का ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ए वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और साथ साथ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलने का मतलब नॉन नेगेटिव होता है। साथ साथ ये बात भी बोलनी चाहिए एंड दिस a is also greater than or equal to 0। रूट के अंदर उसी नंबर को रख सकते हो आप लोग जिसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है।
तो कई सारे ना चमत्कारी लोग क्या कर देते हैं कि √9 लिख लिया तो इसका वैल्यू कितना लिख लेते हैं +-3। गलत है, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। √9 कैन नेवर इक्वल टू +-3, राइट? √9 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, है ना? और इस कैलकुलेशन को पता है कैसे करते हैं वो लोग, जो लोग करते हैं इस चीज को, मैं चाहूंगा कोई स्टेप ही गलती ना करे। वो लोग ये करते हैं बच्चों, जैसे कभी उनके पास इक्वेशन आ गई x² = 16 सपोज, और उन्होंने क्या किया, 2 पावर यहाँ पे थी तो इसको लेके यहाँ लेके चले गए 16⁻1, और ये वैल्यू कितनी लिख दी 4, और यहाँ पे वो +- लगा देते हैं। कितना गलत है ना स्टेटमेंट। देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, सिर्फ +4। लेकिन ये बात तो सही है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस +-4 ही आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन गलत। तो यार ऐसे कैसे हो गया, कैलकुलेशन गलत होते हुए भी आंसर सही है ना? दिस इज रॉन्ग कैलकुलेशन। इसे समझते हैं, बहुत मजेदार चीज आने वाली बच्चे, कि अगर कोई हमसे बोलता है, नोट नंबर 7 के अंदर लिख रहा हूं इस चीज को, और फिर इसी बात को जस्टिफाई करूंगा पिछले वाली बात। दिस इज नोट नंबर 7, कि कभी कहा कि √x² अगर मेरे पास है, तो तुम्हें पता है यार √x² है तो वैल्यू कितनी आएगी, तो अधिकतर बच्चे बोलेंगे सर वैल्यू x आएगी, जो कि गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि √एनीथिंग वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट x के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है कि x नेगेटिव था या पॉजिटिव था। अब पॉजिटिव सारे नंबर को बनाने का ठेका किसने लिया होगा? मॉडुलस ने। मॉड क्या कर रहा है, जो भी नेगेटिव था उसको भी उसने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो उसने बोला कि इस पे भाई मॉड लगा दो, स्टेटमेंट सही हो जाएगा, हो गया काम खत्म, हुआ ना? तो हमने इस पे मॉड लगा लिया बच्चों। तो √x² किसके इक्वल आ गया, मॉड x के इक्वल आ गया। अब इस बात को ध्यान रखना, तो जो ये रॉन्ग कैलकुलेशन थी, इसे करेक्ट करने का तरीका क्या है? इसे करेक्ट ऐसे किया जा सकता कि अगर मेरे पास x² = 16 आता है, x² = 16 आता है, तो इसको हम करेक्टली कैसे लिख सकते हैं? Then this implies, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ आया mod x and this is equal to square root of 16, right? Square root of x² कितना, mod x, और राइट में square root of 16। तुम चाहो एक स्टेप में और भी लिख लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो। So that is mod x and this is equal to 4, and mod x has two possibility, either +x or -x। जब हम mod हटाएंगे तो क्या होगा, या तो 4 आएगा या -4 आएगा, इसलिए वो +-4 लगता था, ना कि √16 का वैल्यू +-4 लगता था। तो रॉन्ग कैलकुलेशन थी ऊपर, और नीचे क्या आ गई है आपके पास, करेक्ट कैलकुलेशन, राइट? ये बहुत बड़े बड़े मिसकंसेप्शन है जो हम लोग करते रहते हैं, ठीक है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। नोट नंबर 8 बोलता है कि अगर मेरे पास कैपिटल A और कैपिटल B, ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, मतलब ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स, और K एक रियल नंबर है, स्मॉल, ठीक है? मतलब 3 रियल नंबर्स ले लिए कुल मिला के, A B और K, राइट? तो अगर सपोज, देखो बहुत शानदार शानदार बातें होती है, अगर सपोज ये बोला जाए कि A B से बड़ा है, ये मैं पहला पार्ट कर रहा हूं अपने नोट का, अगर A B से बड़ा है, then the first statement in this, that is A plus K is also greater than by B plus K, चाहे K कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड रिलेशन बोल दिया, that A minus K this is also equal to B minus K, तो K का एडिशन करने पे और K का सब्ट्रैक्शन करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
आई बात समझ में? तीसरा स्टेटमेंट क्या आता है? थर्ड स्टेटमेंट इज, अगर किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई a के साथ कर दूं, मतलब इस इक्वेशन के साथ k का मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में अगर हमने k का एडिशन किया तो कोई चेंज नहीं आया, k का सब्ट्रैक्शन किया तो भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर k का मल्टीप्लाई कर दूं तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलो सर आना तो चाहिए, आएगा। कैसे आएगा? कि अगर मैं बोलता हूं आपका k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं ये नंबर नेगेटिव है तो ये चेंज आ जाएगा। मैं इसी प्रॉपर्टी के अंदर लिख लेता हूं, दैट इज के ए इज लेस देन बाई के बी। ये कब होगा? जब आपका k कैसा है? नेगेटिव है। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसके लिए। जैसे एग्जांपल है, मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया 2 इज लेस देन बाई 7, आप जानते हो होता है, ठीक है। अब मैंने एक बार k की वैल्यू ले ली 3 और एक बार k की वैल्यू ले ली माइनस। अगर मैं k की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 into 2 that is 6 and 3 into 7 that is 21, तो 6 is less than by 21 satisfied, ठीक है। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू -2 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? -4, और ये कितना हो जाएगा? -14, राइट? -4 और -14, क्या लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई ना। -14 इज लेसर देन -4, इनइक्वालिटी पलट के आ गई, बदल गई, बदली कि नहीं बदली? तो जिस केस में आपका नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, और अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल था इसको जस्टिफाई करने के लिए। सेम सिचुएशन इन डिवीजन भी होगा। तो अगर हमने डिवीजन में दो नंबर्स ले लिए a upon k, then obviously this is b greater than by b upon k when this k is positive, and that a upon k, this is less than by b upon k when this k is negative. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो इनइक्वालिटी को हमेशा चेंज कर देता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो इनइक्वालिटी को हमेशा चेंज कर देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे किस चीज में चलते हैं? सेकेंड पार्ट आ जाते हैं इसके, बी पार्ट। ये सारे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं बच्चों अभी तक। आपको लग रहा होगा कितनी गलती कर देते हैं हम छोटी छोटी इन बेसिक चीजों के ऊपर, है ना। जैसे लिखा a, b दैट इज ग्रेटर देन बाय 0, दोनों कैसे नंबर से? पॉजिटिव नंबर से। तो अगर मैं बोलूं a स्क्वायर इज ग्रेटर देन बाय b स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तभी होगा जब आपका a b से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव हो तो ये कंडीशन होगी। लेकिन बच्चों अगर a और b दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी a स्क्वायर ग्रेटर देन बाय b स्क्वायर ये कब सेटिस्फाई करेगा? थोड़ा सोच के चलो और बताओ मुझे, ये कब सेटिस्फाई करेगा? जब आपका a b से छोटा हो जाए। बोलो सर ये वाली बात तो दिमाग के अंदर नहीं बैठी, है ना? क्या बैठी? अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो मैंने बोला a स्क्वायर ग्रेटर देन बाय b स्क्वायर, तो भी सेटिस्फाई a ग्रेटर देन बाय b के लिए। बोलो कैसे? कि ये नहीं है, ये मेरे पास नंबर लाइन थी, ठीक है, देखना सब लोग, ये नंबर लाइन थी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। एक बारी मैंने इसे a ले लिया, इसे b ले लिया, दूसरी बारी में मैंने इसे a ले लिया और इसे b ले लिया। जब मैं इस केस की बात करता हूं तो मैंने देखा कि a का स्क्वायर b के स्क्वायर से बड़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें एक चीज दिखती है। क्या चीज दिखती है? कि a जो है वो b से छोटा है, इनइक्वालिटी पलट रही है स्क्वायर करने पे। तो तुम्हें सबको दिखता होगा यहाँ पे जो मैंने एक केस लिखा है, इस केस में हो क्या रहा है? दैट a इज लेस देन बाय b। अगर दोनों नंबर्स कैसे आ जाते हैं? नेगेटिव आ जाते हैं। तो अगर a b से छोटा है तो a स्क्वायर
बी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी स्क्वायर करने पे, दोनों नंबर अगर नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव, अगर हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन बाई बी स्क्वायर इफ ए इज लेस देन बाई बी, तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो डायरेक्टली आग बंद करके स्क्वायर मत किया करो। अब देखा करो कि नंबर पॉजिटिव है दोनों के दोनों या नंबर नेगेटिव है दोनों के दोनों, राइट। पक्की बात। अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज सी पॉइंट एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी पॉइंट ये बोलता है इन एन इनइक्वालिटी, इन एन इनइक्वालिटी we can't multiply a number directly without finding its sign। जब तक हम नंबर का साइन नहीं जानते तो उसको, उस नंबर से किसी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने अगर कभी कहा कि भाई ए जो नंबर है वो बी नंबर से बड़ा है, तो ये कभी इंप्लाई नहीं करता कि x माइनस टू इंटू ए एक्स माइनस टू इंटू बी से बड़ा है। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा हो, सर सही तो लग रहा है? सही बेटा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। रीजन क्या? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x माइनस टू पॉजिटिव भी हो सकता है और x माइनस टू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x माइनस टू पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट इम्प्लाइंग दिस, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी इनइक्वालिटी से। बट अगर मैं बोलूं ये इंप्लाई करेगा, ये सही है, जैसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इंटू ए, दिस इज ग्रेटर देन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू बी। बोलो सर क्यों सही है? इसलिए सही है भाई बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, उसका साइन मुझे पता है ना। और मैंने कह दिया सपोज माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर दिस इंटू ए, दिस इज नेगेटिव लेस देन बाई माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर दिस इंटू बी, ये भी सही है बच्चों। क्यों? क्योंकि माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है, ये इंप्लाई करता है इसे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब साइन पता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक साइन नहीं पता तब तक हम कुछ भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे पहला वाला केस। ठीक है, दिस इज आवर सी पॉइंट। अगेन डी पॉइंट पे आते हैं। अब डी पॉइंट क्या कहता है? डी पॉइंट कहता है this is cross multiplication. The D point says that cross multiplication is not valid. Cross multiplication is not valid in inequalities. In inequalities. कैसे बच्चों? मतलब कभी किसी ने दिया हो ना कि a अपॉन b दिस इज ग्रेटर देन बाय c अपॉन d, ये दिया हुआ तो तू क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तुम इसे। तुम ये नहीं बोल सकते हो कभी कि भाई a इज ग्रेटर देन बाय c b अपॉन d। क्यों नहीं लिख सकते ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज b का साइन नहीं पता। b पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर b नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां तो कुछ नहीं पता, तो इसलिए बोला एज वी नो वी डोंट नो दिस थिंग दैट b is positive or b is negative, so we can't establish any kind of rule। तो अब क्या बोलोगे? दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नॉट वैलिड इन इनइक्वालिटीज, राइट। अब आती है अगली कहानी कि भाई अगर ये हो, कभी देखना दिस इज f, कि अगर कभी दिया हो AB is greater than by
बी सी। तो भी कई सारे लोग क्या करते हैं, इसे बी को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं और क्या लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बाई। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा इसलिए, पहली बात, एलिमिनेट करने के लिए दैट बी दिस मस्ट बी नॉन जीरो। अगर बी जीरो हो गया तो जीरो से मैं अगर यहां डिवाइड करूंगा दूसरी तरफ, तो वो समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा, जो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो पहली बात, बी नॉन जीरो होना चाहिए। अब बी नॉन जीरो होने के बाद उसमें दो केसेस आते हैं, या तो बी पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो। अगर बी पॉजिटिव होता है तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव होता है और नेगेटिव नंबर से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज लेस बाय। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट, राइट? ओके, तो दीज आर सम बेसिक मिसकंसेप्शंस। अगली कहानी आती है डोमेन की और रेंजेस की, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर पे अपन देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी।